गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे आज के लेक्चर में हम आपका क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। देखो हमने आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको लास्ट में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, आपके पॉलिनेशन के वेज पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि पॉलिनेशन आपका 3 टाइप से हो सकता है। एक हमने पढ़ा था फर्स्ट वन इज योर ऑटोगैमी, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल है, उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा था। सेकंड आता है आपका जिटोनोगैमी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, प्लांट के दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा। एंड थर्ड वन मैंने देखा था आपका क्या, जीनोगैमी, जिसके अंदर क्या था, एक प्लांट है और एक दूसरा अगर प्लांट है, मीन्स दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था पपाया, ठीक है। अब हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अभी क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो मीन्स पॉली जो आपका पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। उसी मीडियम को हम बोलते हैं आपका पोलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कराने में हेल्पफुल होते हैं। अब पोलिनेटिंग एजेंट्स भी आपके 2 टाइप से हो सकते हैं। यहीं से आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, देखो पोलिनेटिंग एजेंट्स भी आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर एबायोटिक एंड सेकंड वन इज योर बायोटिक। एबायोटिक मींस क्या होता है आपका, या नॉन लिविंग, तो आपके ये होंगे नॉन लिविंग एजेंट्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ए बायोटिक, ठीक है। सेकेंड वन में होगा हमारा बायोटिक या फिर आपके लिविंग एजेंट्स। अब नॉन लिविंग में आपका क्या क्या आ सकता है, नॉन लिविंग में सिर्फ आपके 2 वेज आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर विंड एंड द सेकेंड वन इज योर वाटर। तो पॉलिनेशन क्या हो रहा है आपका, विंड के थ्रू हो रहा है। विंड के थ्रू क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आपका किससे, स्टेमन वाले पार्ट से रिलीज होके पहुंच गया है कहाँ तक, स्टिग्मा तक। सेम वाटर के साथ भी हो सकता है कि वाटर में आपका पॉलन ग्रेन जाके मिक्स हो गया एंड वाटर के साथ फ्लो करता हुआ वो कहाँ तक पहुंच गया है, आपके गायनोशियम के स्टिग्मा तक। सेम यहाँ पे देखो, बायोटिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। बायोटिक के अंदर अगर हम देखें, आपका इंसेक्ट्स के थ्रू होता है एंड ये वे बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में। इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है बैट के थ्रू तो हम उसको बोलेंगे कायरेप्टेरोफिली। पॉलिनेशन हो रहा है एंट के थ्रू तो हम इसको बोलेंगे माइनिकोफिली। एंड थर्ड फोर्थ वन आप लिख सकते हैं, बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो हम इसको बोलेंगे आपका ऑर्निथोफिली। स्पेलिंग, तो आपसे सिर्फ इनके नाम पूछ सकते हैं कि अगर आपका इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, और आपका बैट के थ्रू हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ये सब चीजें। अब वन बाय वन हम करके देखते हैं कि सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि आपका जो पॉलिनेशन हो रहा है वो विंड के थ्रू हो रहा है, पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और आपका जो मेल फीमेल पार्ट है गाइनोशियम उसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन बहुत इजीली कर ले, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो पोलन ग्रेन का जो वेट है वो हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए, ऑब्वियसली लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होगा तभी तो वो विंड के थ्रू फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एंड वन मोर थिंग, वो आपका नॉन स्टिकी होना चाहिए, बिकॉज अगर वो स्टिकी होगा तो वो कहीं भी जाके स्टिक हो जाएगा। पहली कंडीशन, पोलन ग्रेन लाइट इन वेट होना चाहिए। सेकेंड वन, नॉन स्टिकी होना चाहिए एंड इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड, मीन्स ये एंथर से इजीली बाहर निकल जाना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए यहाँ पे। अब अगर हम बात करें आपका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, पोलन ग्रेन तो हमने देख लिया लाइट इन वेट होगा तो इजीली आपका विंड के साथ फ्लो कर जाएगा। अब स्टिग्मा जो है वो आपका फेदरी होना चाहिए टू ट्रैप पोलन। पोलन ग्रेन को इजीली ट्रैप करने के लिए वो फेदरी होना चाहिए, ठीक है।
अब एक और कंडीशन जिस पे आपका हमेशा क्वेश्चन आया जाता है कि आपका जो फ्लावर है उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होना चाहिए, वो सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी होना चाहिए। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होगा विद सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। अगर आपका ओवरी के अंदर सिर्फ एक सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसका पॉलिनेशन हमेशा विंड के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। एंड ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 में पूछा गया है कि अगर आपका फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी तो आपका वहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा यूज होगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल होते हैं आपके ग्रासेस या फिर आपका कॉर्न को। आगे समझ में एक और एग्जांपल होता है विंड के थ्रू पाइनस। पाइनस का भी जो पॉलन ग्रेन है उसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो सकता है आपका। क्लियर यहां तक। सेकेंड वन देखो, अब विंड के थ्रू हमने देख लिया, वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू हम बोलते हैं कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है वो तो बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ इसमें मोनोकोट्स की 30 जेनरास का अंदर ही पाया जाता है। मोनेरास, सॉरी नॉट मोनेरा, इट इज मोनोकोट। जस्ट अ सेकेंड। ये होगा आपका मोनोकोट। एंड मोनोकोट की कितनी जेनरास के अंदर मैंने बताया 30 जेनरास, मींस 30 जीनस के अंदर आपका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। अब इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है आपका एल्गी। एल्गी के अंदर पॉलिनेशन, बिकॉज एल्गी वाटर के अंदर ही होती है तो इसके अंदर भी एल्गी। एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल आपका ब्रायोफाइट, इसके अंदर भी आपका वाटर के थ्रू होता है। एंड आपके टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीन आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं। एंड इनके अंदर भी आपका जो पूछा जाता है दैट वन इज योर वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया पे आपका 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है। क्या पॉलिनेटिंग एजेंट होता है उसके अंदर? वाटर। एंड एक और एग्जांपल है इसका हाइड्रिला। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वाटर के अंदर भी दो कंडीशन आ सकती है कि अगर वाटर के ऊपर वाले सरफेस से पॉलिनेशन हो रहा है, सरफेस से पॉलिनेशन होगा तो हम उसको बोलेंगे एपी हाइड्रोफिल। एपी हाइड्रोफिल, सॉरी एपी हाइड्रोफिल। अगर आपका जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के सरफेस से हो रहा है, इसको लिख लो यहाँ पे, पॉलिनेशन occur at surface of water। वाटर के सरफेस से अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो वेलिस्नेरिया पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी पूछा जा सकता है किसका पॉलिनेशन सरफेस ऑफ मींस किसके अंदर एपीहाइड्रोफिल पाया जाता है या फिर किसका पॉलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर होता है। क्लियर यहाँ पे। तो उसके दो एग्जांपल है आपके, वेलिस्नेरिया एंड आपका हाइड्रीला। एंड इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, अगर सरफेस के ऊपर से पॉलिनेशन हो रहा है तो जो स्टेमन का जो फिलामेंट वाला पार्ट है, सपोज ये देखो पोलन ग्रेन यहीं से रिलीज होगा, सपोज ये आपका वाटर मीडियम। तो जो आपका स्टाइल है ये अंदर यहाँ पे ओवरी एंड ये स्टिग्मा, तो जो आपका स्टिग्मा है ये वाटर के बाहर प्रेजेंट होना है नहीं चाहिए, तो वाटर के ऊपर साइड में प्रेजेंट कब होगा? जब इसका जो स्टाइल होगा वो इतना उसका साइज बड़ा होगा, वी कैन से उसका साइज बड़ा होगा एंड ताकि आपका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वाटर के बाहर एक्सपोज्ड हो पाए। तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखोगे? लॉन्ग स्टाइल रीचिंग टू सरफेस ऑफ वाटर, रीचिंग टू सरफेस ऑफ वाटर। तो ये कंडीशन क्लियर। ये आपको एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे वेलिस्नेरिया का, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एपीहाइड्रोफिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे मोनोकोट में कितनी जनरास के अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे किसमें? वेलिस्नेरिया एंड आपका हाइड्रीला। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? लॉन्ग स्टाइल रीचिंग टू सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर ये सारे के सारे पॉइंट्स। अब इसी के अंदर एक और कंडीशन आती है, नेक्स्ट वन।
एक कंडीशन तो हो गई आपकी एपीहाइड्रोफिली मींस सरफेस ऑफ वाटर से। अब एक कंडीशन वो होगी बिलो सरफेस ऑफ वाटर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं आपका हाइपोहाइड्रोफिली। हैप्पी मीन्स सरफेस के ऊपर की साइड एंड हाइपो मीन्स सरफेस के बिलो साइड। पॉलिनेशन occurring below surface of water। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपका होता है जूस्टेरा। जूस्टेरा में भी आपके सी ग्रासेस, इनके अंदर आपका ये पॉलिनेशन पाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जिसपे एग्जाम्पल आपको याद रखना है ये क्या। ठीक है इतना। चलो अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी हाइपोहाइड्रोफिली के लिए, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका पोलन्स हैं उनके पास एक म्यूसिलेज कोटिंग होनी चाहिए, पास म्यूसिलेज कोटिंग लॉन्ग होना चाहिए, ये रिबन लाइक होते हैं आपके, एंड वाटर के अंदर पैसिवली मूव कर पाए। ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मूव पैसिवली इन वाटर, इसको याद रखना है पॉलन ग्रेन की कंडीशंस। ठीक है, देखो म्यूसिलेज कोटिंग लॉन्ग रिबन लाइक होना चाहिए, मूव पैसिवली इन वाटर। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो था देखो हमारा एबायोटिक कंडीशन वाला कि आपका एबायोटिक में विंड और वाटर दोनों के लिए देख लिया, एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है आपका बायोटिक में इंसेक्ट्स के थ्रू हमें पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आता है। तो इसका आप थर्ड लिख लो, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं मगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एंटोमोफिली। तो इंसेक्ट्स को हमेशा क्या चाहिए होता है पॉलिनेशन करने के लिए, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो उनको चाहिए अट्रैक्टेंट्स, मीन जो आपको फ्लावर की साइड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस इनको रिवॉर्ड्स भी चाहिए होता है। जब इनको ये दोनों कंडीशंस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ तभी पॉलिनेशन करेंगे। यहां से भी आपका नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स कराना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं किसी भी इंसेक्ट्स के थ्रू आपको पॉलिनेशन कराना है। तो इनका अट्रैक्टेंट क्या होता है यहाँ पे, नेक्टर होता है, एंड रिवॉर्ड क्या मिल रहा है इनमें, जैसे इंसेक्ट आके फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो वो अपना वहां पे क्या कर सकता है, एग ले भी कर सकता है। तो इट मींस इंसेक्ट को एक सेफ प्लेस मिल रहा है फ्लावर के ऊपर एग ले करने के लिए, तो उनका रिवॉर्ड हो गया सेफ प्लेस टू ले एग्स। एंड इसका एक और एग्जांपल है आपका एमोर्फोफेलस। इसके अंदर हमेशा इंसेक्ट्स के थ्रू होता है क्योंकि जो फ्लावर है ये 6 फीट का फ्लावर होता है, इसलिए यहाँ पे इंसेक्ट्स आपके सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यूका एंड मोथ। नेक्स्ट इसके लिए एक और कंडीशन, इट्स नॉट एग्जांपल, कंडीशन है ये आपकी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टेंट्स में ही लिख काम करो आप। अट्रैक्टेंट्स में हमने क्या लिखा, नेक्टर होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो आपका फ्लावर है वो ब्यूटीफुली कवर्ड होना चाहिए, मींस उसकी जो पेटल्स है वो कलरफुल होनी चाहिए, ब्यूटीफुली कवर्ड, एंड उसके पास एक ऑर्डर भी होनी चाहिए, मींस स्मेल भी होनी चाहिए, फ्रेगनेंस होनी चाहिए, तभी तो वहां पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट करके ऐसे नोट कर सकते हैं, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ प्लस वाटर लिली, इन दोनों के अंदर बहुत नीट ना पूछता है कि इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है। नीट के फेवरेट फ्लावर्स हैं ये, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इनके अंदर पॉलिनेशन आपका विंड के थ्रू भी हो सकता है प्लस इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन आपका भी 2020 में ही आया था, एंड उससे पहले 2016 में आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका।
कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। लिख लोगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनके अंदर क्या होता है, बताओ। हो गया हमारा क्लियर यहाँ तक पॉइंट। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको यहाँ पे पाइनस एग्जाम्पल लिखवाया था ना, ये या विंड में, ये पाइनस एग्जाम्पल। तो पाइनस के अंदर हम बोलते हैं, पाइनस के अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि इसके पास जो पॉलन ग्रेन है ना, हमने उनका नाम रख दिया विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे भी आपसे ना 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से इनमें से, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए थे, चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना था कि किसके अंदर विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है विंग्ड पॉलन ग्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो इसको लिख लो आप, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विंग्ड पॉलन ग्रेन किसके अंदर पाया जाता है, पाइनस के अंदर पाया जाता है। याद रहेगी ये चीज। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक एंथेसिस प्रोसेस होता है जो कि आपका एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है टर्म, बट स्टिल आपके नीट में क्वेश्चन आता है इससे। तो एंथेसिस क्या होता है, एंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड जब आपका ओपन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। आप इसको भी प्रीवियस ईयर्स में चेक कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है अराउंड 2018 में आया है एक बार, एंड एक बार 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ एंथेसिस पूछा हुआ है, या फिर ये पूछ लेंगे आपसे प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड को क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है एंथेसिस। क्लियर यहाँ तक, बताओ ये सारी चीजें क्लियर। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पॉलिनेशन हमने देख लिया, अभी पॉलिनेशन के बाद ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपने देखा कि वहां पे जो ऑटोगैमी हो रहा था, ऑटोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर बन रहे थे, एंड जिटोनोगैमी के अंदर भी जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर बन रहे थे, कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे थे। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। आपको पता है सेम ही इंटरब्रीड होता रहता है सेम ही स्पीसीज के अंदर, तो वहां पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जनरेट हो जाता है। तो उससे डील करने के लिए हमने क्या यहाँ पे सिंथेसाइज कराया, क्या प्रोसेस हम लेके आए यहाँ पे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एंड यहाँ से भी आपका बहुत क्वेश्चन आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन एम आपसे पूछा जाता है, किसका एम क्या होता है, तो इसका एम क्या है, एम टू रिकवर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बिकॉज आपने देखा पॉलिनेशन में सिर्फ जीनोगैमी एक ऐसा था जो वेरिएशन दिखा रहा था, वरना सब में क्या हो रहा था आपका, इंटरस्पीसीज इन ब्रीडिंग हो रहा था। ये देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से ना मैं यहाँ पे आपको फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, जीनोगैमी का एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कल आपको कि यही एक मोस्टली प्लांट है जो आपका जीनोगैमी दिखाता है। यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, तो इन दोनों प्लांट्स के बीच में, दो अलग अलग प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका जीनोगैमी बोलते हैं, नहीं बोलते जीनोगैमी। अब ये सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, आपका एग्जाम्पल पपाया के अंदर पाया जाता है। अब पपाया सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी दिखा सकता है, दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता, तो इट मीन्स ये आपका कभी भी ऑटोगैमी शो नहीं करेगा, प्लस जिटोनोगैमी का भी शो नहीं करेगा। ये यहीं से आपका क्वेश्चन आता है जो कि 2019 एंड 2012 में आया हुआ है कि आपका चार ऑप्शंस दे दिए, इनमें से कौन सा फ्लावर आपका ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी को कौन प्रिवेंट करता है। तो एग्जांपल आपको पता है कौन प्रिवेंट करता है, आपका पपाया, बिकॉज यही सिर्फ और सिर्फ आपका जीनोगैमी दिखाता है। ठीक है,
अब एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, देखो सपोज ये मैंने बना दिया आपका एक फ्लावर, यहाँ पे फीमेल एंड यहाँ पे मेल, जब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जीटोनोगैमी। लेकिन इसके अंदर ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता है ना, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है लेकिन जीटोनोगैमी को कर रहा है। ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहा है, जीटोनोगैमी को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपका क्या आता है, आपका कोकोनट प्लस कैस्टर। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ पे, कोकोनट एंड कैस्टर के, ठीक है। इनको हम हाईलाइट कर देते हैं, आपका कोकोनट एंड कैस्टर, डन। देखो यहां तक हो गया हमारा फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। अब सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या आता है आपका, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं। सेकेंड मेथड होता है आपका डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, डाइकोगैमी सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा। ये चीज आपको फर्स्टली यहाँ पे याद रखनी है, सिर्फ किसके अंदर होगा, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये आपका होगा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये देखो सपोज ये आपका मैंने बना दिया, अरे यार स्ट्रक्चर नहीं अच्छी बनती है एक बार में बिल्कुल भी, चलो इसको छोटा सा बनाते हैं तब क्लियर बनेगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पे आपके आंसर। अब ये तो आपका बीच में क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर यहाँ पे कंडीशन आ जाए कौन सी, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, तो एसिंक्रोनस कंडीशन क्या होती है, जब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों के दोनों अलग अलग टाइम पे क्या हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। अब दोनों के दोनों अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो मीन्स यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं हो पाएगा। जबकि फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, देखो फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसके अंदर कंडीशन आ गई है एसिंक्रोनस। इसका मतलब जो फीमेल पार्ट है ये मैच्योर होगा डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, एंड जो मेल पार्ट है ये भी क्या होगा, मैच्योर होगा डिफरेंट टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। तो इनमें क्या होगा, आपका जो मेल पोलन है फेल्स टू जर्मिनेट या फिर फेल्स टू पॉलिनेट फीमेल पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, देखो यहाँ पे अगर एसिंक्रोनस हो जाएगा तो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन, दिस वन इज योर एसिंक्रोनस, जिसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे होते हैं। जबकि कंडीशन क्या है आपकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर की है। याद रहेगा ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट पे आता है, अभी नेक्स्ट में देखो थर्ड पे आपका आता है हेरकोगैमी। थर्ड को हम क्या बोलते हैं, हेरकोगैमी। लिखो चलो इसको, थर्ड वन इज योर, तो फोर्थ वन सॉरी थर्ड वन कंडीशन कौन सी बता रही हूं मैं आपको, हेरकोगैमी। अब देखो हेरकोगैमी कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन भी आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका सपोज ये कंडीशन आ जाए, ये है आपका यहाँ पे फीमेल पार्ट एंड ये हो गया यहाँ पे मेल पार्ट। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है, मीन्स क्या है यहाँ पे डिफरेंस किसमें है बाइसेक्सुअल फ्लावरी लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे कि पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट तक पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेरकोगैमी, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। लिख लो इसको, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर
the arrangement of stamen and pistil are different. अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट नो ऑटोगैमी, कोई ऑटोगैमी नहीं होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। क्लियर। अब फोर्थ कंडीशन होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमेशा जो होता है इसको कंट्रोल करता है कौन, जीन्स कंट्रोल करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, बेस्ड ऑन जेनेटिक्स मीन जहां पे क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, मींस व्हेन पोलन ग्रेन फेल्स टू जर्मिनेट, फेल्स टू जर्मिनेट, जहां पे जर्मिनेट ही नहीं हो पाता इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट कंडीशन, हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तो रोक दिया है, अब इसके बाद एक और कंडीशन आती है हमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सपोज हमें क्या कराना है, दो अलग अलग हमने फ्लावर्स ले लिए, हमें पता है कि सपोज करो ये डायग्राम से समझना, ये मेरे पास एक फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया इसका मेल पार्ट, अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ये वाला जो पोलन ग्रेन है इतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं है किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, तो हमने क्या कर दिया यहाँ से, इन पोलन ग्रेन्स को कर दिया यहाँ से रिमूव। अब हम चाहते हैं अपने इस गायनोशियम पार्ट का किसी एक सुटेबल पोलन ग्रेन के साथ पोलिनेशन कराना, फर्टिलाइजेशन कराना, तो हम क्या करेंगे कि हमने दूसरा फ्लावर लेके आए सपोज, ये इसका मेल पार्ट, अब हमें पता है ये जो पोलन ग्रेन है इसके पास, इस पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, तो हम चाहते हैं इस पोलन ग्रेन को इसके साथ जर्मिनेट कराना, लेकिन ये आपका जो फ्लावर है ऑलरेडी बाइसेक्सुअल है, तो इट मीन्स ये आपका ऑटोगैमी कर सकता है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या प्रिवेंट करना है, ऑटोगैमी प्रिवेंट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस फ्लावर का जो मेन पार्ट है इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्क्युलेशन। इमेस्क्युलेशन, इमेस्क्युलेशन प्रोसेस क्या है आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर का रिमूवल करना बिफोर डेहिसेंस, उसके डेहिसेंस होने से पहले, उसके स्प्रेड अप होने से पहले, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डेहिसेंस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इमेस्कुलेशन प्रोसीजर क्या होता है। सेकेंडली हम क्या करेंगे, अब सपोज करो इसके आसपास में एक और आपका फ्लावर है, ये देखो इसका भी पोलन ग्रेन कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो हम चाहते हैं ना कि ये इसका पोलन ग्रेन आगे इसको जर्मिनेट ना कर दे, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेफ रखना चाहते हैं, तो इसको सेफ रखने के लिए मैंने क्या किया, पोलन ग्रेन तो इसको तो यहाँ से रिमूव कर दिया इतने पार्ट को, तो लेकिन अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको मैं चाहती हूँ कि कहीं से क्रॉस पॉलिनेशन ना कर ले, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी पोलन ग्रेन के साथ इसका पॉलिनेशन कराना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस पोलन ग्रेन को, इस गायनोशियम को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर या फिर किसी पॉलिथीन से या फिर किसी पेपर से मैं इसको रैप कर दूंगी, ताकि इसका स्टिग्मा वाले पार्ट के ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन ना आ पाए और इसको जर्मिनेट ना कर दे। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, आपका बैगिंग बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो स्टेप्स होता है, पहला हमने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद गायनोशियम वाले पार्ट को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं आपका बैगिंग। तो बैगिंग को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा इमेस्क्युलेटेड फ्लावर है,
मीन्स वो फ्लावर जिसके अंदर से हमने एंथर को रिमूव कर दिया है, तो इसके अंदर लिखेंगे स्टिग्मा ऑफ इमेस्क्युलेटेड फ्लावर, emasculated flower is covered with better paper। इसको मैंने बेटर पेपर से कवर कर दिया है, किस लिए? टू अवॉइड अनवांटेड पॉलिनेशन, अनवांटेड पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। हो गए हमारे दोनों प्रोसीजर्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन डन और हमारा बैगिंग डन। तो अब हम चाहते हैं जब भी हमें इसका पॉलिनेशन कराना होगा तो हम डायरेक्टली इस पॉलन ग्रेन को लाएंगे और इसके स्टिग्मा पे स्प्रेड कर देंगे, प्रोसेस हमारा डन। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को लिखते हैं। देखो कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आएंगे। पहला स्टेप लिखो, डिफरेंट पोलन ग्रेन। सपोज करो इसको ना डायग्राम बना लेते हैं, साथ साथ विजुअलाइज करके हम इसको समझते रहेंगे इन स्टेप्स को। ये है हमारा स्टिग्मा। अब आपको पता है स्टिग्मा ओपनली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, तो एक पोलन ग्रेन ये है, एक पोलन ग्रेन ये, तो ये सारे के सारे पोलन ग्रेन आए स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन अब मेन चीज, मेन टास्क हमारा क्या है कि कौन सा पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होगा, कौन सा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा ओव्यूल तक। सारे के सारे तो ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या आया, डिफरेंट पोलन्स लैंड ऑन स्टिग्मा, हो गए स्टिग्मा पे लैंड। अब सेकेंडली क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपने बीच में मीन स्टिग्मा और पोलन के बीच में होगा एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग्स होगी उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं केमिकल इंटरेक्शन। सो देयर इज अ केमिकल इंटरेक्शन किस किस के बीच में होगी ये, बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा ही अलाउ करेगा कौन सा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, एंड वो डिसाइड होगा इस केमिकल इंटरेक्शन के बाद। ठीक है। थर्ड स्टेप, आफ्टर दिस सिर्फ वन ऑफ द पोलन ग्रेन गेट टू जर्मिनेट, वन ऑफ द पोलन ग्रेन गेट्स टू जर्मिनेट स्टिग्मा, सिर्फ एक ही स्टिग्मा को जर्मिनेट करेगा। ठीक है। फिर जिसने जर्मिनेट किया वही एंटर हो जाएगा, कैसे, पोलन एंटर इनटू पोलन ट्यूब, सॉरी इनटू स्टाइल के अंदर ये एंटर हुआ। देन फिफ्थ, अब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा और इसके अंदर क्या बनी है आपकी जर्मिनेटिव सेल्स डिवाइड होंगी टू फॉर्म टू स्पर्म्स, या फिर हम सेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो जर्मिनेटिव सेल है, जर्मिनेटिव सेल आपका, बिकॉज हमें पता है पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होती है, लेकिन एक और कंडीशन होती है, जो जर्मिनेटिव सेल होती है ना, एक वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, ये जर्मिनेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर दो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेती है, दो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेते, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कि दो स्पर्म होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है सिनर्जिड के पास, फिलीफॉर्म एपरेटस। वो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस काम करता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पोलन को की एंट्री को गाइड करेगी कि कैसे उसको एंटर होना है। तो सिनर्जिड क्या करेगा, गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर हुई किसके अंदर, यहाँ पे
सपोज देखो, इसको मेरा डायग्राम फिर से बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आपका ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर हुई ऐसे। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड बच्चे। ये नीचे वाला ओवरी पार्ट, ये हो गया आपका स्टाइल, ये आपका यहाँ पे स्टिग्मा, यहाँ पे है ये आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की ये रही पोलन ट्यूब जो आ गई है यहाँ तक। अब ये पोलन ग्रेन की जो है, इसके अंदर दो सेल्स है आपकी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल यहाँ से एंटर होंगी, एंड आपका यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है क्या पढ़ा था ना हमने, ऊपर की साइड 3 एंटीपोडाल सेल्स और नीचे 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। तो ये ऐसे नीचे से एंट्री लेगा, क्योंकि यहीं पे तो क्या प्रेजेंट है, इसका माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, जहां पे कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहीं से तो एंट्री लेगा। तो यहां से इसने एंट्री लिया, एंड आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स ने तो फ्यूजन कर लिया किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसको अभी समझाऊंगी मैं फिर से आपका। एंड यहाँ पे जो सेंटर में एग है, इसके साथ फ्यूजन किसका हो जाएगा, इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा आपका जनरेटिव सेल्स का। हुआ इतना डन यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, तो इसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस इवेंट को हम बोलते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसी को लिखते हैं, देखो डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या दो इवेंट्स हुई आपकी, कौन कौन सी इवेंट हुई, द फर्स्ट वन इवेंट इज योर सिनगैमी, हुआ सिनगैमी। सेकेंड इवेंट हुआ आपका ट्रिपल फ्यूजन। अब इनको समझते हैं कि आखिरकार ये इवेंट्स में क्या हुआ। सिनगैमी में तो क्या हुआ, जो आपका एग सेल है उसके पास पहुंचा कौन, आपका जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल पहुंच गया। इन्होंने क्या बना लिया, आपस में फर्टिलाइजेशन करके बना लिया जायगोट। हो गया एक हमारा फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में कौन था, सेंटर में था आपकी पोलर न्यूक्लियाई, एंड आपको पता है कितने न्यूक्लियाई थे यहाँ पे, 12, मतलब 2 थे। अब इसके पास पहुंचा कौन सा सेल, आपका वेजिटेटिव सेल। अब इन्होंने आपस में फर्टिलाइजेशन करके बना लिया PEN, पेन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं आपका एंडोस्पर्म बना दिया। अब ये एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये एंडोस्पर्म जब जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो, तो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम होगा किसका, आपके इस एंडोस्पर्म का। बताओ समझ में आया। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स हैं, सिनगैमी और आपका ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी के अंदर हुआ, एग ने फ्यूजन किया किसके साथ, आपकी जनरेटिव सेल के साथ, और आपकी पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूजन किया किसके साथ, वेजिटेटिव सेल के साथ। यहाँ पे बन गया जाइगोट, जो फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर, एंड फिर यहाँ से डेवलप हुआ PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हम एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये दोनों प्रोसेसिंग हो रहे हैं, लेकिन पहले डेवलपमेंट किसका होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा पहले, या फिर आपके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, ये बताओ पहले। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है कि पहले डेवलपमेंट किसका होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा या एंडोस्पर्म का। ऑब्वियसली पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, तभी तो जाइगोट जो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट मिलेगा। नहीं तो अगर पहले जाइगोट डेवलप हो गया तो डेवलप कैसे होगा, नरिशमेंट कैसे लेगा अगर बाद में एंडोस्पर्म होगा। तो पहले डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का, फिर एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट देगा, फिर वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर, मींस उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। पहले होगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकेंड पे होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये यहाँ पे एंडोस्पर्म बना, ये कैसा है आपका, 2N तो ये था,
एंड इसके पास एक सेल इसके पास था, तो यहाँ पे ये आपका क्या बनता है, ट्रिप्लोइड बनता है। दिस इज योर ट्रिप्लोइड एंड जाइगोट होता है आपका डिप्लोइड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म का नेचर बताओ कैसे होता है, ट्रिप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर का एंडोस्पर्म होता है हैप्लोइड। ये याद रखना है आपको, बताओ याद रहेगा ये चीज यहाँ तक। डबल फर्टिलाइजेशन हमारा पूरा का पूरा इवेंट डन। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा कौन सा आएगा, फर्टिलाइजेशन स्टेप डन, प्री फर्टिलाइजेशन लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे। तो अब हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ते हैं। सो अब ये हमारा डन पोस्ट सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आती है आपके क्या इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमें देखना है कि एम्ब्रियो का आखिरकार डेवलपमेंट कैसे होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें पता होता है कैसे, और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले आपको पता है सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जो कि क्या है, एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है और क्या प्रोवाइड करेगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगी। करेगी या नहीं करेगी बताओ। एंडोस्पर्म के अंदर हमेशा याद रखना है आपको, रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन इसके बाद होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। देखो इसको ना आप ऐसे समझो, ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लोइड है। इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसके अंदर बनेंगे मल्टीपल न्यूक्लियस। क्या बनेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस बनेंगे। फिर वही मल्टीपल न्यूक्लियस आपके उनके चारों तरफ में, जो मल्टीपल न्यूक्लियस बन चुके हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल। एंड देन उसी को हम बोलेंगे आपका क्या, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म हम इसको बोलते हैं, जिसके एग्जांपल आपका कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है कोकोनट का वाटर वाला पार्ट और एक होता है कोकोनट के अंदर कर्नल वाला पार्ट, मीन उसका जो मलाई वाला पार्ट होता है। तो जिसका वाटर वाला पार्ट होता है वो तो बनता है आपके मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन से, बहुत सारे जो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं उससे बनता है। और जो कर्नल वाला पार्ट है ये होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म्स के अंदर, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। ये आपका एंडोस्पर्म डेवलप। अब एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, वो किसको हेल्प करेगा डेवलप करने में, आपके एम्ब्रियो को। तो अब देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। आप लिखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। सिर्फ दो चीजें आपको देखो यहाँ पे याद रखनी है, एंड क्वेश्चन भी सिर्फ यहीं से आता है आपका। पहला आपको क्या बताया मैंने, डाइकोट के बारे में देखो, फिर सेकंड देखो मोनोकोट। तो नाम से आपको पता चल रहा है, देखो मोनोकोट एंड डाइकोट मींस डाइकोट में होते हैं 2 कोटिलीडन्स, मोनोकोट में होते हैं सिंगल कोटिलीडन। तो बनाओ उसका एग्जांपल। डाइकोट के अंदर 2 कोटिलीडन्स, तो मैंने बना दिया आपके ये 2 कोटिलीडन्स। ये दोनों के दोनों कोटिलीडन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं विद एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये बना दिया मैंने यहाँ पे इनका एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसे। एंड ये क्या है, इसके साइड में 2 कोटिलीडन एंड ये बीच में है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो ये जो आपका एम्ब्रियो है इसके अंदर जो मींस कोटिलीडन्स का अबव वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम ब्लू से दिखाते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिकोटाइल, EPICOTYL, एपिकोटाइल। कोटिलीडन के नीचे वाला पार्ट में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलेंगे हम हाइपोकोटाइल। एपी मींस अबव, हाइपो मींस बिलो।
अब ऊपर वाला पार्ट है एपिकोटाइल, तो ऊपर वाले पार्ट में प्लांट के ऊपर क्या होता है, स्टेम या रूट। प्लांट में ऊपर वाले पार्ट में आपका रूट सॉरी स्टेम होता है एंड नीचे रूट होता है। तो एपिकोटाइल वाला पार्ट क्या बनाएगा आपका, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा और वी कैन से शूट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं आपका क्या, प्ल्यूम्यूल। अब नीचे वाला पार्ट क्या फॉर्मेशन करेगा आपका, रूट का फॉर्मेशन करेगा और वी कैन से रूट टिप बनाएगा। तो इसलिए इस पार्ट को हम बोलेंगे R फॉर रूट, R फॉर रेडिकल। तो ये बन गया आपका डाइकोट का एम्ब्रियो। दो कोटिलिडन्स है, बीच में आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है आपके कोटिलिडन से अबव वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे क्या, एपिकोटाइल, जो कि शूट कर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसको बोलते हैं हम आपका प्ल्यूम्यूल। तो प्ल्यूम्यूल जो शूट बनाता है, रेडिकल जो आपका रूट बनाता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हाइपोकोटाइल रीजन में। और जो बीच में आपका बच गया है, दिस वन इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। डन आपका डाइकोट का एम्ब्रियो। अब मोनोकोट के एम्ब्रियो में देखते हैं। मोनोकोट के एम्ब्रियो में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक ही कोटिलिडन होगा। ये बना दिया मैंने आपका यहाँ पे एक कोटिलिडन। तो इस कोटिलिडन का जो लेटरल साइड वाला है, जैसे यहाँ पे इनको कोटिलिडन और सेंटर में आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस की जगह आपको नाम याद रखना है स्क्यूटिलम। याद रखना है स्क्यूटिलम। एंड इसके साथ साथ एक सेंटर पे भी एक छोटा सा आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसका ऊपर वाला पार्ट तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल। जैसे यहाँ पे एपिकोटाइल प्ल्यूम्यूल बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलेंगे कोलियोप्टाइल, जो स्टेम का फॉर्मेशन करेगा मोनोकोट में, एंड जो रूट का फॉर्मेशन करेगा नीचे वाला पार्ट, इसको बोलेंगे कोलियोप्राइजा। इसको क्या बोल रहे हैं, कोलियोप्राइजा। ये हो गया आपका मोनोकोट का एम्ब्रियो एंड दिस वन इज योर डाइकोट एम्ब्रियो। बताओ दोनों एम्ब्रियो क्लियर आपके है नहीं? सेम स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर्स मैं भी आपको कराऊंगी। अब एक चीज, इनके डेवलपमेंट में रोल प्ले किसने किया, एंडोस्पर्म ने। तो अब यहां से आपको एक और चीज आती है कि आपका जो सीड्स बनेंगे, सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। बनते नहीं बनते हैं ओव्यूल से सीड। अब सीड जो डेवलपिंग ओव्यूल है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको नरिशमेंट दे रहा है एंडोस्पर्म। तो अब ये जो आपके सीड है, इसी बेसिस पे टू कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, और एक होते हैं आपके एल्ब्यूमिनस सीड। दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन का मतलब यहाँ पे जो ये वाले सीड्स डेवलप हुआ है, इन सीड्स में ने क्या किया, सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। मींस ऐसे सीड्स जिसके अंदर सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, नो एंडोस्पर्म रेस्ट, यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा है अब। तो ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि आपका पी, व्हील एंड ग्राउंडनट। याद रखोगे कैसे, पबजी के नाम से, P फॉर पी, B फॉर बीन, G फॉर ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस आपके वो सीड्स है जिसके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया लेकिन एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, तो इनको बोलेंगे हम विद एंडोस्पर्म। और एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, एग्जांपल्स बताओ। इसके एग्जांपल होंगे आपके कोकोनट, कैस्टर एंड आपका वीट। हो गया ये पार्ट भी हमारा डन, सीड्स वाला। बताओ, तो यहीं से आपका नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। अब एक और चीज देखो, बस छोटा सा इसको ना इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ इसलिए पढ़ना, वरना क्वेश्चन तो इसमें से आई थिंक अभी तक पूछा नहीं गया है। एक चीज, जब भी आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सबसे पहले आपका बनेगा, देखो जायगोट, स्टेजेस हैं कुछ, इन स्टेजेस को लिख लो बस। पहले जायगोट, जायगोट से बनेगा आपका प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से बनेगा आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो,
ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनेगा आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो से आपका बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। ये स्टेजेस आती है, इन स्टेजेस को आपको याद रखना है। इनके स्ट्रक्चर्स में आपका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे के सारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 चैप्टर्स है, चारों के चारों चैप्टर्स के जितने भी डायग्राम से सारे सिर्फ और सिर्फ हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे कि किस डायग्राम में से क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस आपको याद रखनी है। पहले जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड आपका मैच्योर एम्ब्रियो। डन ये चीज यहां तक? बताओ जल्दी से। ऑलमोस्ट हम आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, अब सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स आपके रहते हैं। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस, जो हम आपका लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सॉरी, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। और एक वर्ड होता है आपका एपोमिक्सिस। इन दोनों में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है और आपका एपोमिक्सिस क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस में आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है पार्थिनोजेनेसिस में बनता है आपका फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड एपोमिक्सिस में बनता है आपका सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल पार्थेनोजेनिक फ्रूट का आपका बनाना। ठीक है, यहां तक पार्थेनोजेनेसिस भी आपका ओवर। एंड ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे आपका पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलेंगे आपके पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो पेरिस्पर्म हो गया हमारा, सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस हमने आपका कर लिया है। फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स हमारा हो गया है। अब हमारा जो एक टॉपिक बचता है या पोली एम्ब्रियोनी, ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका, पोली एम्ब्रियोनी। पोली देखो नाम से आप समझ रहे हो, पोली का मतलब होता है मैनी, एम्ब्रियो मीन्स तो आपको पता ही है। तो जहां पे क्या होगा, अक्रेंस होगी ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे हम आपका पोली एम्ब्रियोनी। वेरी सिंपल, तो लिखो इसको अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होगा तो हम उसको बोलेंगे आपका क्या, पोली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे देखो आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, इन नोट्स को तो आपको 1 बाय 1 करके लिखना है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको नोट करना है। बट इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, पहले चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एंड आज के वाले चैप्टर के, दोनों चैप्टर्स के कंबाइन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, फिर चारों चैप्टर्स के कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दिस वे आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट फिनिश हो जाएगी, पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट फिनिश। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव यूनिट फिनिश होने के बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो आज याद रहेंगे आपको कंसेप्ट, 2-3 दिन तक याद रहेंगे, उसके बाद नहीं याद रहने वाले, आप भूल जाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक बैठ के पढ़ो अच्छे से एंड रिवीजन करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाय बाय।